नमस्कार साथी। आज मैं बात करना चाहती हूँ दोबारा से अपनी आंगनबाड़ी बहनों के बारे में। हमारी आंगनबाड़ी बहनें क्या कह रही हैं सरकार से? आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड क्या पूरे देश में आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे हमारी आंगनबाड़ी बहनें कार्यरत हैं। और जो एक नॉर्मल आंगनवाड़ी सेंटर होता है, वहाँ पे आप जानते हैं कि कम से कम 2 आंगनवाड़ी बहनें काम कार्यरत रहती हैं। उसके अलावा जो मिनी सेंटर, वहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर रही होती हैं। और ये क्या-क्या चीज़ों को सँभालती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो बच्चों को खाना खिलाना हो, कुपोषित बच्चे जो हैं, उन तक अच्छा खाना पहुँचाना हो, जो हमारे गाँव के स्कूल हैं, वहाँ पे जो बच्चों को खाना दिया जाता है, जो घर-घर सामान भिजवाया जाता है, जो सरकार की विभिन्न स्कीम्स हैं, उनके द्वारा इस पूरे प्रक्रिया को करने के लिए हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं, वे बड़ी सक्षम होती हैं और महिला शक्ति तो सक्षम होती ही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे उत्तराखंड की जो बहनें हैं, वो तो बहुत ही सक्षम हैं। मातृशक्ति की वजह से उत्तराखंड राज्य हमें मिला। और हमारी उत्तराखंड की जो बहनें हैं, वो क्या माँग कर रही हैं? हर जगह हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें सरकार से कुछ कह रही हैं, गुहार लगा रही हैं। आपको बता दूँ कि कोरोना के पहले हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत लंबे समय के लिए। और वे अनशन पे चली गई थी और ना खाना खा रही थी। तो उनको उत्तराखंड में तो ये हो रहा था कि पुलिस आती थी और एम्बुलेंस आके उनको उठा के ले जाती थी। लेकिन हमारी बहनों ने इसका रास्ता ढूँढ लिया। जब 2 बहनों को ले जाया जाता था जो अनशन पे बैठी होती थी, तो उनकी जगह उसी वक़्त 2 और बहनें बैठ जाती थी। उनको समझाया गया था उस वक़्त कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाएगा, उनको वेतन नहीं मिलता, उनको मानदेय मतलब वेजेस, जैसे मज़दूरी करने पे आपको वेजेस मिलती है, जबकि ये काम जो है बहुत ही स्किल्ड है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी को भी वेजेस पर अगर रखना पड़े तो वो बड़ा दुखद विषय होगा, वो भी सरकार के द्वारा। तो हमारी बहनों को आपको बता दूँ कि 7,500 रुपए मिलते हैं अगर फुल आंगनबाड़ी सेंटर होता है। लेकिन जो मिनी सेंटर है वहाँ पे 4,500 रुपए का मानदेय। 7,500 में आप समझ सकते हैं कि हमारी बहनों का घर कैसे चलता होगा। भई पूरे गाँव की अगर आप देखें तो एक तरह से ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और बच्चों के लिए खिलौने हों, कपड़े हों, ये सारी चीज़ें सरकार उन्हें देती है और वो आगे उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। परंतु कमाल की बात ये है कि हमारी सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि मानदेय बढ़ाने की बात को लेकर जब वे सरकार के सामने आ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, तो कितना समय है जो ज़ाया हो रहा है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है सरकार। सरकार को वार्ता करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए, समाधान देना चाहिए। मगर अभी कुछ दिन पहले हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो हैं, पूरे राज्य से जिला कार्यकारिणी की जो सदस्य थी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य, वे महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या जी से मिलने आई थी विधानसभा में, उन्हें बुलाया गया था और चिट्ठी भेज के बुलाया गया। उसके बाद जब हमारी बहनें वहाँ पहुँची, तो उन्हें कहा गया कि नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी की ही महिलाएँ अंदर जा सकती हैं और इसका ऑर्डर 1 दिन पहले आ चुका था, 1 या 2 दिन पहले। लेकिन हमारी बहनें जो हैं, क्योंकि भूस्खलन आप जानते हैं बहुत हो रहा है उत्तराखंड की पहाड़ियों में, तो वो बहुत दूर-दूर से 2-2 दिन लगा के देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, वहाँ तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद उन्हें रोका जाना ये सही नहीं था। और तब जो उनकी प्रदेश कार्यकारिणी है, वो भी वहाँ मौजूद थी। उनकी जो अध्यक्षा है, उनका नाम रेखा नेगी है, वो भी वहाँ बैठ गई कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी। बाकी लोग भी बैठ गए कि हम अंदर नहीं जाएँगे जब तक सारी महिलाएँ नहीं जाएँगी। टोटल मिला के करीबन समझ लीजिए 52 महिलाएँ होंगी, 50-60 के बीच, 60 मान लीजिए महिलाएँ होंगी। ज़्यादा महिलाएँ नहीं थी। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी मेरी, जो मैंने विधानसभा के बाहर से बनाई थी,
इन महिलाओं से बात करते हुए तो आप समझ जाएंगे कि बहुत कम महिलाएं थी। मगर मेरी इन बहनों ने जो बात कही वहां पे, उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। मुझे एक चीज की बड़ी चिंता रहती है कि जब हमारी सरकार को कहा जाता है रोजगार दो, रोजगार नहीं दे सकते। जिसका रोजगार है उसको छीनो तो मत कम से कम। और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखते हुए क्या ये आवश्यकता नहीं है कि हम ये देखें कि हमारी इन बहनों को जो मानदेय दे रहे हैं वो बढ़ा दिया जाए। अब मानदेय अगर 7,500 रुपए प्रति माह मिलता है या 4,500 छोटे मिनी सेंटर्स में, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स में, तो आपको लगता है ये काफी है? नहीं ना। लेकिन अब मैं आपको मजेदार बात बताती हूँ। ये कहा गया कि मानदेय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के पास बजट नहीं, बजट नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती करती जो हैं उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए, ऐसा हमारी उत्तराखंड की सरकार का कहना है। मगर अब मैं जानना चाहती हूँ, ये स्कीम तो आती है सेंटर से। अब इसका हम सोल्यूशन भी आपको दे रहे हैं और मंत्री जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस सोल्यूशन को सुनेंगी भी। जो पैसा आता है केंद्र से वो आता है हमारी राज्य सरकार को, राज्य सरकार से ये विभिन्न जो सेंटर्स है, आंगनबाड़ी सेंटर्स को वहां जाया भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये सेंटर की स्कीम है और इसमें जो पैसे दिए जाते हैं, उससे जो बर्तन हैं, जो बच्चों के लिए कपड़े हैं या और तमाम चीजें हैं, वो खरीदे जाते हैं। बच्चों के लिए और क्या-क्या चीजें होती होंगी? अ, कपड़े होंगे, खाने की चीजें होंगी जो उनको कुपोषण से बचाए। मुझे नहीं पता कि खिलौने होते हैं या नहीं, हो सकता है वो भी होते होंगे। अ, और क्या हो सकता है? मतलब इस वक़्त मुझे सोचूँ मैं तो बच्चों के लिए तो मतलब बॉटल्स होंगी, कपड़े सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई देता है और खाने का सामान। तो अगर कपड़े और खाने का सामान भी अगर आप ले लो, अगर ये भी आता है, तो इसमें एक बात ख़ास है, वो बात ये है कि, और ये बात मैं मुझे बहुत पहले जब ये आंदोलन कर रहे थे तब महिलाओं ने मुझे बताया था कि जो पैसा आता है वो पैसे से सरकार सामान खरीद कर आंगनवाड़ी सेंटर्स को भेज देती है। ये नहीं होता कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो सामान गया है उनमें से हर चीज क्या जरूरत भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी बच्चे को आपने, खाना तो चलिए एक अलग इशू हो गया, उसका तो कोई नापतोल होता ही है। लेकिन अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़े अगर भेजे जाते हैं, तो अगर ये मान लीजिए कि 2 पैंट, 2 शर्ट छोटे बच्चे के लिए है या फ्रॉक है, 4 फ्रॉक है, अगर एक बच्चे के हिसाब से 4 फ्रॉक का अंदाजा लगा के भेजा गया, जो भी होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर सेंटर से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के लिए 4 फ्रॉक्स आती हैं, अगर बच्ची के पास ऑलरेडी और फ्रॉक्स हैं तो उसको 2 फ्रॉक्स और दी जा सकती हैं। अगर अंडर गारमेंट्स की बात कर ले, अंडर गारमेंट्स भी मेरे ख्याल से दिए जाते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है पर मुझे बताया गया था कि अंडर गारमेंट्स भी होते हैं उसमें। तो अगर अंडर गारमेंट्स होते हैं, तो अगर किसी बच्चे के पास 6 अंडरगारमेंट्स हैं ऑलरेडी और आप उन्हें 4 दे रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है नहीं, इस बच्चे के हिस्से में आते ही 6 हैं तो हम 6 ही भेजेंगे। तो आप समझ रहे हैं उसमें क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा है वो तो आप जबरदस्ती भेज रहे हैं। हो सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र से वो आगे दिया जाता है या नहीं। अगर दिया भी जाता है तो किसी बच्चे के पास 6 जोड़ी अंडरवेयर है और किसी बच्ची के पास लेट्स से कि 12 जोड़ी हो गई। तो इसकी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए। तो क्या ये उल्टे तरीके से नहीं होना चाहिए? मतलब कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो अपनी लिस्ट बनाए कि कौन से बच्चे को या किस महिला को क्या चीज उपलब्ध कराने की जरूरत है। अगर कपड़े देने हैं, सपोजिंग साड़ी देनी है, तो कितनी साड़ी देने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप जबरदस्ती उतना जितना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इतना हर बच्चे को देना देना देना, वो दे दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, और सेंटर जो है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट देगा, तो अगर वो आपको बताता है कि हमें ये सब सामान चाहिए,
तो आपके पैसे तब भी तो बचेंगे, है ना। और दूसरा, जो महिलाएं हैं उनको साड़ियां दी जाती है क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन के जाती हैं। आंगनवाड़ी बहनों को आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा आपने, ब्लू कलर की साड़ी थी, चेक चेक, और एक बैंगनी कलर की थी। तो उसमें उनको कहा जाता है कि आप 800 रुपए शायद जमा करिए और आपको 400 की 2 साड़ियां दे दी जाएंगी। अब और इसके लिए मुझे पता नहीं है कि ये अलग से पैसे इनके आते ही होंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो क्या ये बेटर नहीं हो कि महिलाओं को कहा जाए कि भाई आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं और आप अपनी साड़ी खरीद लीजिए, बजाय इसके यूनिफॉर्म में तो सरकार कहती है ना कि यूनिफॉर्म स्कूल नहीं देगा, यूनिफॉर्म कोई भी कहीं से बना सकता है। तो फिर यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से अगर कपड़े दे रही है और किसी आंगनवाड़ी बहन के पास ऑलरेडी 2 साड़ियां हैं और उनको जरूरत नहीं महसूस होती और साड़ियों की, तो क्यों देने की जरूरत है। लेकिन और अगर इससे जो पैसा बच जाता है तो उसको अगर हम बचा लें तो मानदेय तो बढ़ाया जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, जो करी जानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मैं अपनी आंगनवाड़ी बहनों से बात भी करना चाहती हूँ इस विषय में। वे बताएं कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार जो दिक्कत बता रही है कि उनके पास बजट नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे कुछ सजेशंस अगर आप दें तो हम उन सजेशंस के बारे में बात करके अपनी सरकार को ये बातें बताएं और हमारी सरकार इनको इनकॉर्पोरेट करे। और अगर हमारी सरकार ये कहती है कि नहीं, केंद्र हमें कहता है, तो भाई आपके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारा देश एक संघीय ढांचा है, तो आप भी केंद्र को बताएं कि भैया ये हमारे पास प्रपोजल्स आए हैं। पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो सड़कों पे हैं, लेकिन हम सजेशंस दे रहे हैं, आप सजेशंस और भी बड़ा मंगवा लीजिए। और किस तरीके से हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने के लिए बजट कर सके। अगर केंद्र सरकार एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा है तो इसी में से कैसे आप बजट को बेहतर कर सकते हैं। और कम से कम राज्य सरकार संघीय ढांचे को अगर विश्वास करता है तो विश्वास करते हुए संघीय ढांचे पे केंद्र सरकार से परमिशन ले या जो भी करे और उन्हें बताए कि हम ये स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम अपने यहाँ की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है उसे बढ़ा सके। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सजेशंस मेरी बहनों की तरफ से अब आएंगे। आप लोग जरूर से नीचे कमेंट करिएगा ताकि मैं उन सब को लेकर दोबारा से अपनी वीडियो बनाऊं और सरकार से निवेदन भी करूंगी, मांग भी करूंगी और उन पर दबाव भी डालूंगी कि किस तरीके से वे आपके मानदेय को आपके सजेशंस के द्वारा उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो बेल आइकन है उसको दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहें और मैं आपके विषय में जब बात करूं या और भी किसी विषय में तो आप तक मेरी बात इमीडिएटली पहुंच जाए। और जिसका भी जो भी मुद्दा है आप मुझे अवश्य बताएं। उत्तराखंड के लिए मैं खास करके कहूंगी, मैं पूरे देश के लिए कह रही हूँ, किसी को भी कोई परेशानी है आप मुझे बताएं, मैं आपकी बात को जरूर उठाऊंगी। और साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अगर उत्तराखंड से है तो कोई भी प्रॉब्लम है बिना हिचकिचाहट के आप मुझे बताएं। मैं आपसे बात भी करूंगी, उस विषय पे रिसर्च भी करूंगी और उस मुद्दे को उठाऊंगी भी। मैं नहीं चाहती कि मेरे राज्य में किसी भी महिला को, पुरुष को, बच्चे को, बुजुर्ग को कोई भी परेशानी हो। मुझे अपने राज्य की जनता से अपेक्षित है कि वे अपना फीडबैक मुझे देंगे, मुझे अपना प्यार देंगे, मुझसे डिमांड करेंगे कि मैं उनके मुद्दों को उठाऊं। ये आपका अधिकार है। ये मैं आपको कह रही हूं कि मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके राज्य की, आपके लिए और आपके लिए हमेशा कार्य करती रहूंगी और देवभूमि के लिए मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो करूंगी। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि कोई भी समस्या हो तो बिना हिचक मुझे कहिएगा, मैं उस विषय को अवश्य उठाऊंगी। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा अवश्य और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि जो बात मैं कह रही हूँ
वो मंत्री जी तक भी पहुंच सके, वो मंत्रालय तक भी पहुंच सके, अफसरों तक भी पहुंच सके और सरकार तक पहुंच सके, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। और हर व्यक्ति को पता रहे कि सुजाता पॉल आपके लिए खड़ी है, आपके मुद्दों के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, मगर बड़ी हिम्मत के साथ, बुलंदी के साथ आपकी आवाज को उठाने के लिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।